हेलो एवरीवन। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेके बहुत दिनों बाद आपके सामने फिर से एक बार आए हैं। टॉपिक ऐसा है जो हमें लग रहा था कि आई हैव कवर्ड, बट आप लोगों के मैसेजेस ने देखा तो हमें भी लगा कि हाँ, ये चीज़ तो छूट गई थी। तो जिन लोगों ने भी मैसेज भेजा है हमें टॉपिक के बारे में, वो लोग टॉपिक तो समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। जी हाँ, टॉपिक है हम लोगों का बेस, जो कि एसिड बेस सॉल्ट में हमने सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेस, एक सिंपल सी बात पूछें, अगर हम नॉर्मली अगर पूछा जाए कि बेस क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में ऑल ऑफ सडन आएगा कि अरे, जिसमें OH लगा होता है वो बेस होते हैं। नो डाउट बेस होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है बेस की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि जितने भी आपके मेटालिक ऑक्साइड, खाली हाइड्रोक्साइड नहीं, इवन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर ऑल्सो बेस। मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड of metallic oxide or hydroxides are called base। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ अगर एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमने कहा चलिए, हमने लिया CaO। अब देखो आप, ये मेटल लगाए, उसके संग ऑक्साइड लगाए, मीन्स मेटालिक ऑक्साइड बेस। Na2O मेटल लगाए, ऑक्सीजन लगाए, मेटालिक ऑक्साइड अगेन बेस। देन CaOH होल ट्वाइस। अब आप देखो, सेम मेटल का हमने ऑक्साइड लिया और उसी का हाइड्रोक्साइड ले लिया, NaOH PbOH होल ट्वाइस। आप जितने भी ले लो, CuOH होल ट्वाइस, ये सारे के सारे आपके जो है वो बेस की कैटेगरी में आएंगे, मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब एक छोटी सी बात आती है कि जितने भी ये बेस होते हैं, उनमें से कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो वाटर में जितने भी बेस सॉल्युबल होते हैं उनको एक नया नाम दे दिया गया, और वो चीज होती है आपकी एल्कली। नाम आपने बहुत सुना होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बता दें, जब बात एल्कली की आती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है एल्कली मेटल से, और खास करके ये कंफ्यूजन होता है क्लास 9th में। जब बच्चा पहली बार पढ़ता है, उनको ये चीज बताओ, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली, तो बच्चा उसमें लिखता है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड सो ऑन। वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? वो एक्चुअल में एल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एल्कली मेटल्स अलग होंगे और एल्कली आपके अलग होंगे। तो अब यहां पर हम आते हैं एक दूसरे हेडिंग में, जिसको हम कहते हैं एल्कली। अब एल्कली की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई कि वाटर सॉल्युबल बेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ने अभी कहा था कि कुछ बेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो कौन कौन से बेस सॉल्युबल होंगे, कौन कौन से इनसॉल्युबल होंगे? तो बहुत सिंपल सा छोटा सा बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ऑल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके जितने भी ऑक्साइड होंगे आपके, वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। मींस यहां पर क्या हुआ कि अगर हमने लिया आपका Na2O, आपको बड़े आराम से मालूम है कि इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको NaOH मिल जाएगा। अगर हमने लिया K2O, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको KOH मिल जाएगा। CaO को वाटर में डिसॉल्व किया, आपको CaOH होल ट्वाइस मिल जाएगा। तो ये तीनों के तीनों, ये हम कई जगह पर आपको मेंशन कर चुके हैं। अगर आपने मेरा अमोनिया का वीडियो देखा होगा तो उसकी लैब प्रिपरेशन में भी
अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली गिव सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया। वहां भी हमने आपसे कहा था कि एल्कली केवल अमोनियम सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर आप जब भी कहीं एल्कली का रेफरेंस आएगा तो आप यहां पर दोगे NaOH, KOH या COH। अब एक चीज यहां पर आती है जो आप बहुत ध्यान रखना, आपने देखा होगा मेरे अमोनिया वाले वीडियो में ही कि अमोनिया इज अ वीक बेस। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NH4OH बनता है। तो अब बच्चा कहता है कि सर ये NH4OH, इस NH4OH पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका ये हम कई वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं, ये आपका एक वीक बेस होता है। अब बेस है तो नॉर्मली दिमाग में बच्चों के आता है कि भाई इसमें तो कोई ना कोई मेटालिक पार्ट लगा होना चाहिए, लेकिन यहां पर मेटल नहीं लगा है। और वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आती या आप कह सकते हो कि वो याद नहीं रख पाते। और वो क्वेश्चन क्या आता है, इस क्वेश्चन को आप अलग से हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा कहीं भी कि अ बेस दैट डज नॉट कंटेन मेटालिक आयन। भाई बेस की डेफिनेशन ही है कि उसमें मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होने चाहिए, लेकिन आप देखो NH4OH it also comes under the category of base but it is very weak and it does not contain metallic part। तो सिंपल सा आपका आंसर हो गया कि ये मल्टीपल चॉइस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a base that does not contain metallic ion that is NH4OH। अब एक बात तो ये आ गई। अब अक्सर एक वन वर्ड में भी क्वेश्चन आता है नेम द फॉलोइंग में कि अ वीक बेस। तो नॉर्मली बच्चा लिखता है NH4OH, सही है, लेकिन भाई नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर कि जो आपने एल्कली लिया है CaOH होल ट्वाइस, वो वाटर में सॉल्युबल तो हो जाता है बट इट इज अ वीक बेस ऑल्सो। ये भी आपका वीक बेस होता है। तो अब आपको दिमाग में ये चीज याद रखनी है कि अगर कहीं भी आता है अ वीक बेस तो आप NH4OH लिखोगे, करेक्ट, CaOH होल ट्वाइस लिखोगे, करेक्ट। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि एल्कली वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 होते हैं जो ऑक्साइड वाटर में आपके डिसॉल्व हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर ये कैसे बनाएंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो CuOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस, NaOH या NH4OH के संग हम लोगों ने देखा था एनालिटिकल केमिस्ट्री में। वो ये बेस भी बनते हैं लेकिन ये सिंपल होते हैं। आप इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड दो, वाटर में डिसॉल्व करो, आपको रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे विच आर बेस। लेकिन अगर आप सोचोगे सर हम PbO को लेके वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन PbOH होल ट्वाइस बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपली आप जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की इक्वेशन से ले लो, PbNO3 होल ट्वाइस NaOH के संग रिएक्शन करा दो, CuOH होल ट्वाइस बनाने के लिए CuSO4 की NH4OH या NaOH के संग रिएक्शन करा दो, आपका CuOH होल ट्वाइस बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब हमने आपसे कहा कि अगर हम इस चीज को जरा एक टेबुलर फॉर्म में लिखें, क्योंकि अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए एक स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो हमने कहा कुछ हमने यहां पे बेस ले लिए Na2O, CaO, Na2O एंड K2O और ले लिया हमने PbO। अब आप ध्यान से देखना सारे के सारे जो है आपके मेटालिक ऑक्साइड हैं जो कि बेस हैं। हमने कहा कि ये 3 अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो एल्कली फॉर्म करते हैं, मतलब ये 3 तो एल्कली होंगे। और हम लोगों ने ये भी चीज देखी कि ये सारे के सारे बेस भी हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये CaO बेस है, आप कहोगे हाँ, और ये एल्कली भी है। हमने कहा सोडियम ऑक्साइड बेस है, आप कहोगे हाँ,
और एल्कली भी है। पोटेशियम ऑक्साइड बेस है, आप कहोगे हाँ एल्कली भी है। लेकिन अगर हम कहें PbO बेस है, आप कहोगे यस सर। हम कहेंगे क्या ये एल्कली है, आप कहोगे नहीं। तो एक सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट क्या निकल के आया कि जितने भी एल्कली होते हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी एल्कली। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट हम लोग का क्या बन के आ गया, ये करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी। भाई आप सिंपल सी चीज सोचो कि एल्कली के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि एल्कली वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल बेस होते हैं। सारे बेस तो वाटर में सॉल्युबल होंगे नहीं, तो सिंपल सी बात हो गई कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। अब सिंपल सी बात आती है, जैसे हम लोगों ने आपने मेरा एसिड का भी वीडियो देखा होगा, सॉल्ट का भी वीडियो देखा होगा। सिंपली शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन आप देखोगे इनका सिंपली जो है वो एसिड से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इस चैप्टर में यह है कि आप दो सोचते हो अरे यार इतना लंबा चैप्टर है, लेकिन अगर आप चाहो तो एसिड और बेस एक साथ पढ़ सकते हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो या प्रिपरेशन हो या प्रॉपर्टीज हो। तो अब हम यहां पर आते हैं, हम लोग बेस को जरा क्लासिफाई करेंगे। तो हमने सिंपल सा लिया बेस, अब इसको क्लासिफाई करना है, तो इसको बेसिकली हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक पहले हम इसका एक फ्लो चार्ट टाइप से बना देते हैं कि हम लोग बेस को 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। ये वो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ। अब इन बेसिस में जो सबसे पहला आपका बेसिस होता है इनको क्लासिफाई करने का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात आई तो मानिए बात है भाई, स्ट्रेंथ में हम क्या बोलेंगे भाई, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो सेम वही चीज आती है कि यहां पे स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो हमारे एल्कली होते हैं, ये आपने एसिड में भी देखा होगा, अब आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हो कि एसिड और बेस को हम साथ में पढ़ सकते हैं कि एक तो हमारा कैटेगरी होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक, बेस की पहचान होती है OH, जिसमें ज्यादा OH लगे होंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें कम OH लगे होंगे वो वीक होगा। ऐसा नहीं है, हमको ये चीज देखनी है कि जब हम किसी भी बेस का, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी बेस का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करें, मतलब कि बेस को वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में हम डिसॉल्व करने के बाद देखें कि उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, तो आप कहोगे कि वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ये चीज, ये की टर्म में ध्यान रखना, अभी हम ध्यान रखना, अभी इसको हम यहां पे नोट करेंगे। और वीक क्या होते हैं कि विच द बेसिस व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर गिव्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम लोगों ने यहां क्या किया कि अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई बेस लिया, बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो बेस वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से वो डिसोशिएट हो जाएं, तो हमको क्या होगा कि दोनों सेपरेट आयंस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे। वीक में क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। अब पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो बेस का कुछ हिस्सा तो टूट जाएगा आयंस में,
कुछ नहीं टूटेगा, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। तो जो वीक बेस होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयंस होंगे और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ऐसा करते हैं, पहले हम आपको एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं, फिर एक एक अलग अलग टॉपिक लेकर हम स्ट्रॉन्ग, वीक, इनकी डेफिनेशन, उनके की टर्म सब हाईलाइट करते हुए चलेंगे। सेकेंड चीज हम क्या लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, वो यहां पे कंफ्यूज होता है कॉन्सेंट्रेशन, और यहां भी वो सोचता है कि अरे यार यहां भी तो था कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब हम ऑन द बेसिस बेस की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो हम ये चीज देखेंगे कि जब हमने बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें बेस ज्यादा है, ये चीज हुई, या वाटर ज्यादा है। अगर बेस ज्यादा है, वाटर कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर बेस कम है, वाटर ज्यादा है, तो वो डाइल्यूट होगा, जैसा हम लोगों ने एसिड में देखा था। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हमारे जो दो कैटेगरी होती हैं, वो एक होता है आपका डाइल्यूट और एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड। अभी हम इनको आपको पूरा जो है डेफिनेशन सारी हम आपको लिखवा देंगे, तो उससे आप देखोगे कि ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो एक हो गया डाइल्यूट, एक हो गया कॉन्सेंट्रेट। अब तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो तो आप अपने आप पहचान लोगे। मान लो हमने कहा NaOH बेस है, CaOH बेस है, AlOH होल थ्राइस बेस है। अगर आपने मेरा एसिड वाला वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत खटाक से समझ जाओगे कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है। आप कहोगे सर देखिए इसमें एक OH माइनस है, इसमें 2 OH माइनस है, इसमें 3 OH माइनस है। हम कहेंगे वेरी गुड। तो जितने भी किसी भी एसिड में जितने H+ होते हैं वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाती है। तो उसी बेसिस पे आप ये बताओ कि किसी भी बेस में जितने OH होंगे वो क्या कहलाएगा। आप कहोगे अरे सर सिंपल सा, वो कहलाएगी एसिडिटी। तो हम लोगों का तीसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, जिसमें आप देखोगे कि अगर एक OH है तो उसको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक। अभी हम डिटेल में लिखवाते हैं। 2 है डाई एसिडिक, 3 है ट्राई एसिडिक बेस और ये बेस। तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन का आपका छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप से। अब हम लोग जल्दी से एक बार रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। बेस का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में सिंपल सी बात है, स्ट्रांग होगा या वीक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो मतलब वाटर में जब हम सॉल्युबल करेंगे कि वाटर में जब हम किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर का कंटेंट ज्यादा है या बेस का कंटेंट ज्यादा है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, इसमें 1 OH, 2 OH, 3 OH। अब यहां पर अभी हम इनको डिटेल में वो करते हैं। अगर हम अलग अलग है सारा डिफाइन द फॉलोइंग करके आप समझ लो इनको। अब हम बात करते हैं पहले टाइप की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एसिड को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेस को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब काफी सारे की टर्म्स आएंगे इनकी डेफिनेशन में, डेफिनेशन पूछी जाती है। तो पहला हुआ हम लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो आपके की टर्म्स हैं वो क्या है कि कंप्लीट डिसोसिएशन, complete dissociation into ions in its aqueous solution।
मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जिससे होता क्या है, टू गिव हाई, अब ये की टर्म है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा। अब बात आती है कि जब इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो जो भी आपने बेस लिया, वाटर में डाला, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया और बेस में दो तरह के आयंस होंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आपके होते हैं आयंस ओनली। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी कि n नंबर ऑफ एग्जाम के समय लास्ट ईयर हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे, उनमें ऐसे क्वेश्चन है, इस बेस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरह से इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ आयंस ओनली, तो वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस से भी है, एसिड बेस सॉल्ट से भी है। स्ट्रॉन्ग आप याद रखो बेस कौन से होते हैं। अब बात ये आ गई कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ गए। अब देखो एक स्लाइड चेंज करो, वो आपका वीक बेस की डेफिनेशन बन जाएगी। वीक बेस वो क्या है आपका, कंप्लीट की जगह आप कर दो पार्शियल। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान रहेगा कि बस ये चेंजेस करने हैं, इसीलिए हमने कलर चेंज कर दिया, ये चेंजेस करने हैं। फिर पूरा वही एक्वस सॉल्यूशन भी, और यहां आपका आ जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। और वीक बेस में हम लोग वीक बेस में हम लोग देख ही चुके हैं कि आपका एग्जाम्पल में NH4OH आ गया और CaOH होल ट्वाइस आ गया। अब वीक बेस है, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, पूरी तरह से आयंस में नहीं टूटा, कुछ उसके अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी बचते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब एक क्वेश्चन उन्होंने मान लीजिए आपसे पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ओनली। 4 ऑप्शन दिए, उसमें आप ढूंढना NaOH या CaOH में से कोई दिया है उसको आप लिख देना। क्यों? क्योंकि वो आपका वीक बेस है और पार्शियली डिसोशिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों देगा। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक में पार्शियल डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, वीक में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और ध्यान रखना है एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद। अब हम लोग का सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, जो अभी हमने आपको वैसे फ्लो चार्ट बनाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आप देखोगे कि दो तरह के हम लोगों ने लिए थे। एक लिया था आपका डाइल्यूट और एक लिया था आपका कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसमें भी एक छोटा सा की टर्म आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा कि जो डाइल्यूट होते हैं उनमें आपका होता है लो परसेंटेज ऑफ एल्कली। अब आप ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग और वीक में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन आयन का चेक किया था, यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन एल्कली का लेंगे। लो परसेंटेज ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन, हम वाटर लेंगे। और इसको याद करने के लिए आप सिंपल सा ये कर सकते हो कि जो डाइल्यूट होगा उसमें लेस एल्कली होगा और मोर वाटर होगा। आप सिंपल सा यूं याद कर लो।
सिमिलरली इसका ऑपोजिट कर दो तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन। और याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये ले लिया हमने लेस वाटर प्लस मोर एल्कली। अच्छा, अब यहां पे कोई भी स्ट्रांग हो या वीक हो आपका एल्कली, वो आपका डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। आप NH4OH लो, उसमें NH4OH थोड़ा ले लो, वाटर ज्यादा ले लो। तो आप स्ट्रांग, वीक और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में कंफ्यूज मत होना। वहां पर जब हम लेंगे स्ट्रांग और वीक, वहां पे हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का, यहां पर हम देखेंगे कि हमने कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हम देखेंगे कि हम जो भी ले रहे हैं सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में एल्कली का परसेंटेज कितना है। तो ये सिंपल सी चीज हो गई। अब तीसरा जो हम लोग का क्लासिफिकेशन था कि ऑन द बेसिस ऑफ, बेस है तो उनकी एसिडिटी होती है, एसिड है उनके बेस होते हैं, पुरानी चीजें भी याद करते चलो आप। तो थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस, या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो अब इसमें भी आप देखो, एक हम लिखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, दूसरे वाले ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आप उनको तीनों जगह अलग अलग याद रखना, अगर नोट कर रहे हो तो तीनों जगह अलग अलग नोट करके लिख लेना। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस क्या होता है, मोनो एसिडिक बेस। अब यहां पर भाई एसिडिटी की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन हमने जब एसिड में कवर करी थी, तो हमने वहां उसकी डेफिनेशन में आपको बताया था कि 1 H+ आयन पर मॉलिक्यूल। वही चीज आपको यहां ध्यान रखनी है मोनो में कि OH माइनस होंगे पर मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो मोनो जो होते हैं इनको अगर हम इनके एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज करेंगे, सारे की टर्म्स हैं, द बेस when dissolves in water, यानी कि वही चीज हो गई, एक्वा सॉल्यूशन बना लिया। द बेस which when dissolves in water gives 1 OH minus per molecule, यानी कि एक OH माइनस पर मॉलिक्यूल देंगे। बेटा ये छोटे छोटे टर्म्स जो है जल्दबाजी में बच्चा छोड़ देता है और नंबर कट जाते हैं फालतू के। तो द बेस विच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर गिव्स 1 OH माइनस पर मॉलिक्यूल, या इसको आप सोचो कि थोड़ा छोटा करना है तो आप यहां पर एक छोटी सी चीज और लिख सकते हो कि द बेस दैट हैज, वो आपके ऊपर है, कोई सी भी लिख दो। द बेस दैट हैज 1 replaceable OH minus in its aqueous solution। अब आप ध्यान दो कि aqueous solution हमने जरूर लिया है, चाहे वो डिसॉल्व इन वाटर के आप करके लिख दो या आप aqueous solution लिख दो। द बेस विच गिव्स 1 OH माइनस पर मॉलिक्यूल इन इट्स aqueous solution, आप ये लिख सकते हो, या द बेस दैट हैज 1 रिप्लेसेबल OH माइनस इन इट्स aqueous solution इज कॉल्ड मोनोबेसिक। अब ये बात हो गई मोनोबेसिक की। अब हम क्या करते हैं, इनमें वही पुराना वाला छोटा छोटा सा चेंज करते हैं, आपका सेकेंड वो बन जाएगा। इसीलिए हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, जो जहां जहां चेंजेस है वो हम पेन चेंज कर दे रहे हैं। आपका हो गया डाई एसिडिक। तो द बेस विच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर गिव्स 2 OH माइनस, या आप कह सकते हो यहां पर, अब आप खुद सोचो, अगर एक याद कर लो
तो क्या कहीं पर प्रॉब्लम आएगी? कहीं नहीं आएगी। मोनो के एग्जाम्पल में NaOH जिनकी वैलेंसी 1 है उनको ले लो, डाई में 2 ले लो, CaOH whole twice, CuOH whole twice. तो the base that has 2 replaceable OH minus in its aqueous solution, they are called diacidic base. अब हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर ग्राउंड पे, अब देखो आप ये सोचो, आप सोच रहे होगे सर बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप इस चीज को समझो कि अगर कोई एक आप याद कर लो और सिर्फ एक टर्म को चेंज कर दो, आपका पूरा क्लासिफिकेशन सामने होगा। ये पर्पस है मेरा। तो यहां पे क्या किया, आपने लिया ट्राई, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर 2 की जगह कर देंगे 3, और यहां पर भी हम 2 की जगह कर देंगे 3। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि भाई एग्जाम्पल में, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होते हैं तो बच्चा सोचता है एग्जाम्पल में क्या लिखें, FeOH होल थ्राइस। भाई वो वाले तो बड़े कॉमन है, आपने बहुत से फॉर्मूले देखे होंगे, NaOH, KOH मोनो हो गए, CaOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस वो आपके डाई हो गए। लेकिन ट्राई वाले में FeOH होल थ्राइस एंड AlOH होल थ्राइस। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया बेस का। अब भाई देखिए क्लासिफिकेशन हो गया है ना। अब जरा हम लोग आते हैं, डेफिनेशन बता दी, अब हम लोग आते हैं कि भाई बेस की प्रिपरेशन कैसे करें। और अब अगर आपने मेरे एसिड वाला वीडियो देखा ही होगा, क्योंकि जब आपने देखा तभी तो आपने कहा कि अरे सर आपने बेस वाला वीडियो तो डाला ही नहीं। तो उसमें देखा होगा आपने कि जिस ढंग से हम लोगों ने प्रिपरेशन करी थी सेम वही ढंग है, केवल जहां जहां हम लोगों ने वहां पर मेटल लिया था, नॉन मेटल लिया था, यहां पे हम उसको मेटल ले लेंगे। बहुत सिंपल सी है। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर इनकी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ बेस। बहुत आसान है। पहला, अगर आपको एसिड में ध्यान हो तो वो था सिंथेसिस, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, H2 और Cl2 को मिला के 2HCl बना दिया था, और हमने बोला था हेलो एसिड ज्यादातर इससे प्रिपेयर होते हैं। तो पहला यहां पर हम देखेंगे कि बाई मेटल्स। अब आप कहोगे मेटल से बेस कैसे बन जाएगा? भाई सिंपल से अगर हम बात करें तो हम लोगों की डेफिनेशन है मेटालिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड जो बड़े आराम से सबके संग रिएक्शन कर जाता है। तो आप देखो, अगर हम आपसे कहें कि बेटा आप Na ले लो और इसकी ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करा दो, तो सिंपल से आपका क्या बन गया, आपका बन गया Na2O, और इसको बस बैलेंस कर दो। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेस, बेस की प्रिपरेशन हुई। यहां पर ऐसा नहीं कि इनकी कोई लैब प्रिपरेशन है, ये जर्नल प्रिपरेशन है कि मतलब बाय एनी हाउ, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी वेज इन विच बाय विच यू कैन प्रिपेयर द बेस। तो ये उनमें से एक मेथड हुआ कि हम मेटल्स के थ्रू, आप कैल्शियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, CaO बन जाएगा, यहां पे 2 कर दो, यहां 2 कर दो, ये लो। तो मेटल्स के संग ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन होके आपका क्या होता है कि बेस देता है, क्योंकि बेस क्या होते हैं, वंस अगेन मेटालिक ऑक्साइड। ये देखिए हमने ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया। अब हम जरा दूसरी बात करते हैं। हमने कहा कि बाई मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि आपने क्या किया है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड लिए हैं इनसे क्या हम बेस बना सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हाँ बना सकते हैं। कैसे? भाई हम लोग एल्कली लिए थे, वाटर सॉल्युबल बेस, तो उनमें से आप भाई ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ऑक्साइड भी बेस होते हैं, उनको आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, वो भी बेस होते हैं। तो सिंपल सी यहां पे क्या आ गया कि हम लोग लेंगे यहां पे मेटालिक ऑक्साइड, तो आपने ले लिया Na2O, लेकिन आप यहां पे ध्यान रखना, इससे हम केवल वही वाले बेस बनाएंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे, दैट इज एल्कली बनाएंगे हम लोग। CaO plus H2O gives CaOH whole twice, ये लो। अब मतलब क्या है, बाई मेटालिक ऑक्साइड। और अपने रेफरेंस में कि मेटालिक ऑक्साइड से कैसे हम वो करेंगे, तो डिसॉल्विंग इन वाटर कर दो आप, डिसॉल्विंग इन वाटर।
तो ये हो गया हम लोग का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका पढ़ा हुआ है। आप सोचोगे कहां पढ़ लिया? अगर आपको याद हो, आपने मेरे सारे वीडियोस अगर देखे होंगे, तो हमने एक वीडियो डाला था एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और उसमें हमने आपसे कहा था कि वो सिर्फ एक पेज का चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हर जगह काफी, मतलब हर जगह तो नहीं, लेकिन हाँ काफी जगह आपको यूज होगा। अगर आपके पास वो प्रीवियस नॉलेज है कि आप सिर्फ इतना याद रखो, अच्छा ये इक्वेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री से ले सकते हैं, आप देखो खटाखट प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिस क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो कहीं से भी बाय एनी हाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर हाइड्रोक्साइड, सॉरी इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर हाइड्रोक्साइड, इट मींस यू आर प्रिपेयरिंग बेस। तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं। अब आप कहोगे सर क्या हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो हम हंस देंगे, हम कहेंगे नहीं भैया, वहां पे क्या होता है कि एक बेस से हम दूसरा बेस फॉर्म करते हैं। आप देखो इक्वेशन लिखते हैं, आप देखना ऊपर वाला हेडिंग खुद समझ जाओगे। हमने मान लो यहां पे लिया CuSO4 प्लस NaOH, तो सिंपल सा क्या बन गया, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब देखो ये बेस है पीपीटी के फॉर्म में, मतलब कि इनसॉल्युबल होगा, ये आपका सॉल्युबल बेस है। तो यहां क्या हो गया कि फ्रॉम सॉल्युबल बेस, हम सॉल्युबल बेस से भी दूसरा बेस बना सकते हैं। और यहां पर फिर से हम कहेंगे कि आप याद करने के लिए कि फ्रॉम सॉल्युबल बेस में हम कौन सी इक्वेशन लें, तो यहां पर एनी इक्वेशन फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री की कोई भी आप जो है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की कोई भी आप जो है इक्वेशन लिख देना, वो आपके इस प्रिपरेशन के मेथड के लिए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। कि फ्रॉम सॉल्युबल बेस आप दूसरा ले लो FeCl2, आप जितने चाहो NH4OH के संग, या NH4OH भी तो बेस ही है, वीक बेस है, तो क्या हुआ, देखो ये आपका बेस हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा FeOH होल ट्वाइस प्लस 2NaCl, और ये आपका इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोक्साइड है, बेस होगा। तो एक बेस की प्रिपरेशन आपकी ये हो गई। तो हम लोगों ने यहां पे क्या देखा कि बेस को हम लोग मेटल्स के थ्रू बना सकते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, सिंपली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस। मेटालिक ऑक्साइड जो बन जाए, हम अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो उनको हम वाटर में सॉल्युबल कर देंगे, हमारा बेस बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनेगा विच आर आल्सो बेस। देन फ्रॉम सॉल्युबल बेस, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, जो कि हमने आपको यहां प्रूफ के तौर पे दिखा दिया। अब चौथा हम आते हैं कि फ्रॉम सॉल्ट्स। आप कहोगे अरे सर क्या कह रहे हो भाई, सॉल्ट से हम, लेकिन सारे सॉल्ट नहीं, सिलेक्टेड सॉल्ट, इनमें हम आपको बोलेंगे कि आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जो हमने कई वीडियोस में अपने कवर करा है, कि हीटिंग ऑफ नाइट्रेट। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी हमने बताया है, और HNO3 में भी कवर किया है हमने हीटिंग ऑफ नाइट्रेट को। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, तो अब हीटिंग ऑफ नाइट्रेट में आपको क्या करना है, आप खुद ही देख लो। 2ZnNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2ZnO प्लस 4NO2 प्लस O2। भैया ये क्या बनना, आप कहोगे मेटालिक ऑक्साइड, हमने कहा वेरी गुड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस, वेरी गुड। देन 2CuNO3 होल ट्वाइस हीट करेंगे तो 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये लो, ये भी तैयार हो गया आपका। तो ये हम लोगों ने देखे कि कुछ प्रिपरेशंस थी बेसिस की, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गई। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। अब हम अगर आपसे कहें कि बेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सब आपकी पढ़ी हुई हैं, और काफी सारी तो अभी आपने पढ़ी, मतलब काफी सारे एग्जाम्पल जो है एक प्रॉपर्टी के अभी आपने यहां पढ़े हैं। आप कहोगे अरे नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है,
हमने कहा लगी 5-5 रुपए की शर्त, आपने शर्त लगा ली, फिर जब मैंने बताया आपको समझ में आ गया, आप शर्त आ गया 5 रुपए दे देना मेरे भाई। चलो भाई, हम लोग अब हेडिंग डालते हैं यहां पर कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि बेसिस की प्रॉपर्टीज। भैया आप जरा बताना, 5 रुपए का सवाल है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, अगर हम कहें कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आप कहोगे अरे सर एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन सर वो तो एसिड में पढ़ा था। भाई क्यों? एसिड प्लस बेस, आप खुद ही कह रहे हो कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। भाई इसमें आप चाहे एसिड में बेस मिलाओ, जब आप एसिड में बेस मिला रहे हो, कह रहे हो ये एसिड की प्रॉपर्टी है, तो क्या हम इसको यूं नहीं बोल सकते कि बेस में एसिड मिला दिया तभी भी सॉल्ट और वाटर ही बनेगा? तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई बेस की कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देते हैं। एग्जाम्पल आपने ढेरों पढ़ लिए होंगे, इसलिए एक आधा एग्जाम्पल बता देते हैं हम। NaCl प्लस H2O, ठीक। तो मतलब अब देखो यहां पे ये बेस है, एसिड की रिएक्शन बेस के संग सॉल्ट और वाटर बन गया। आपने कहा सर दूसरी इक्वेशन, हमने कहा पढ़ी हुई है, आपने कहा अरे नहीं सर, हमने कहा नहीं भाई 5 रुपए का सवाल है, गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो इक्वेशन हम लिख रहे हैं और आप बताना क्या वो बेस की प्रॉपर्टी में आएगा, और अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो भी बताना। इसीलिए हम उसको सेम इक्वेशन से ही, जो अभी इक्वेशन लिखी है हम उसी इक्वेशन से उसको इलस्ट्रेट करेंगे। प्लस Na2SO4 FeCl2 plus NaOH gives FeOH whole twice plus NaCl। भैया अब हम लोग बेस की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहां पे हमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल नहीं देखना है, अब मतलब देखना है, लेकिन वहां पे हमारा प्रॉपर्टीज में था तो हम लोग का, सॉरी प्रिपरेशन में था तो हम लोगों ने वैसे कर दिया था सॉल्युबल बेस इनसॉल्युबल बेस। अब आप देखो, अगर हम कहें कि यहां पे ये एक सॉल्ट है, ठीक, और ये एक बेस है, और ये बेस कैसा है? सॉल्युबल है। तो आप देखो, अगर आप सॉल्युबल बेस ले लो, किसी एक सॉल्ट के संग उसकी रिएक्शन कराओ, तो आपको एक दूसरा बेस मिल जाएगा इनसॉल्युबल, और आपका एक दूसरा सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसमें आप फिर से हम वही बोलेंगे। अब देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख दो इसमें आप। अब हम जरा आते हैं तीसरे पर, और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने, मतलब डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ एक रेफरेंस दिया था जब एल्कली पढ़ा रहे थे। अच्छा आपके दिमाग में आ गया, ओ सर अमोनियम सॉल्ट की एल्कली के संग रिएक्शन, हम कहेंगे वेरी गुड। तो यहां पर क्या होता है भाई, एल्कली भी तो बेस होते हैं, तो आप ले लो अमोनियम सॉल्ट, ठीक, इसकी एल्कली के संग रिएक्शन करा दो, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, और अमोनिया मिल जाएगी विच इज बेसिक इन नेचर एंड हैज पंजेंट स्मेल। तो अमोनिया का भी थोड़ा सा रिवीजन करा दिया हमने। तो अमोनियम सॉल्ट की एल्कली के संग रिएक्शन कराने पर सॉल्ट, वाटर और अमोनिया बनता है। तो ये देखा, मतलब भाई देखो हमने जर्नल में बता दिया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब मेन प्रॉपर्टीज आप याद रखो, इतना बढ़िया बढ़िया हमने रेफरेंस बता दिया कि यहां पे पहला क्या है कि आप न्यूट्रलाइजेशन। अब कहीं भी अगर आपको ब्रीफली याद करना हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या थी, बस आप याद रखो न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लिखेंगे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में थी। एनालिटिकल केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में थी। और तो और हम अगर लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो वो भी आपकी बेस की ही प्रॉपर्टी होती है। तो ये था छोटा सा चैप्टर नहीं कहेंगे, छोटा सा टॉपिक,
जो बाई मिस्टेक हमसे छूट गया था। लेकिन बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। इसीलिए हम कहते हैं भैया रेगुलर टच में रहो, मैसेजेस करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ ये चीज़ छूट गई है जो कि हम भूल गए थे या जैसे भी हुआ। तो बहुत जल्दी फिर आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस, प्यारे प्यारे कमेंट्स, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और सुपर थैंक्स भी का फैसिलिटी हमको मिल गई है YouTube की तरफ से, तो अगर आप चाहते हो तो सुपर थैंक्स भी आजमा के देख सकते हो। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।